Hello everyone, I am Abhishek and today I will be going to explain principles of management. Principles of management मतलब प्रबंधन के सिद्धांत। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि बेसिक मैनेजमेंट पर था वो अगर नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, तभी आपको जो है ये प्रबंधन के सिद्धांत के जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमारी डिस्कस किया था कि प्रबंधन के जो हैं 4 प्रकार होते हैं, मैनेजमेंट के जो हैं 4 फंक्शंस होते हैं, है ना। कौन कौन से थे वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। और हमने देखा था कि ये जो चारों कार्य हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और लीडिंग इनमें सेंटर में रहता है। अब जैसे हम आज पढ़ रहे हैं प्रबंधन के सिद्धांत, तो चाहे ये प्रबंधन के सिद्धांत हों या प्रबंधन के कोई भी आयाम हों, उनको किसी न किसी तरीके से इन चारों में से किसी न किसी एक एक्टिविटी के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि प्रबंधन का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिनको इन 4 जो एक्टिविटीज़ हैं या फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उसके अंदर वर्गीकृत ना किया जा सके। तो कोई भी अगर कार्य होगा तो वो इनके अंदर ही आएगा। जैसे कि हम लीडिंग के अंदर देख सकते हैं, डायरेक्टिंग इसी के अंदर आ जाता है, कोऑर्डिनेटिंग आ जाता है इसी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है स्टाफिंग का कार्य आ जाता है। इसी तरीके से अपना कंट्रोलिंग के अंदर जो है मॉनिटरिंग का कार्य आ जाता है, और भी दूसरे जो कार्य हैं। प्लानिंग के अंदर जो है वो बजटिंग का कार्य आ जाता है। तो जो प्रबंधन के सिद्धांत है उन्हें समझने से पहले जो है हम एक बार देख लेते हैं कि प्रबंधन जो है उसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो वो एक एक्टिविटी भी है, प्रबंधन जो है एक एक्टिविटी है, यानी कि कार्य या गतिविधि है। जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में देखते हैं कि जो प्रबंधन का कार्य किया जाता है वो एक गतिविधि होती है। और दूसरा उसको एक देखने का तरीका ये है कि वो एक डिसिप्लिन भी होता है। डिसिप्लिन यानी विषय रहता है, जो कि अपना पढ़ने पढ़ाने का विषय भी है प्रबंधन। तो इस तरह से हम देखें कि प्रबंधन के 2 आयाम होते हैं, एक वो एक गतिविधि है, एक्टिविटी भी है, और एक डिसिप्लिन यानी कि एक विषय भी है। अब जैसे आपने कई बार ये सुना होगा कि प्रबंधन एक कला है या कि ये विज्ञान है। तो इसमें किताबों पे कई सारा बहुत डिटेल में दिया रहता है, लेकिन उतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें। एक एक्टिविटी के रूप में जो है प्रबंधन एक कला है, कला या आर्ट है, और एक विषय के रूप में प्रबंधन एक विज्ञान है। विज्ञान यानी साइंस है। अब साइंसेस को भी हम जो है ब्रॉडली 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस क्या चीज होती है, विज्ञान क्या होता है। साइंस यानी विज्ञान, है ना। तो साइंस एक तो होता है कि अपना जो नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंस, या इसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट साइंस। और एक होता है सोशल साइंस। तो जो हमारा मैनेजमेंट या प्रबंधन है वो सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है।
और नेचुरल और परफेक्ट साइंस को अगर हम देखें तो उसमें जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये सारे जो हैं अपना परफेक्ट साइंस या नेचुरल साइंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि प्रबंधन जो है वो क्या एक पूर्ण विज्ञान है, कंप्लीट साइंस है? नहीं, प्रबंधन जो है वो एक कंप्लीट साइंस या पूर्ण विज्ञान नहीं है। ये एक पूर्ण विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी जो है प्रबंधन एक पूर्ण विज्ञान या कंप्लीट साइंस नहीं बन पाएगा। उसके क्या कारण है कि वो पूर्ण विज्ञान नहीं बन पाएगा, वो हम समझ लेते हैं। तो प्रबंधन के विज्ञान बनने में क्या बाधाएं हैं, उनमें हम जो है 3 बाधाओं को मुख्य रूप से देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रबंधन एक सोशल साइंस है, और सोसाइटी में क्या होता है, एक तो होता है नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के कुछ। नॉर्म्स का क्या अर्थ हो गया? मानक, इनको मानक भी बोल सकते हैं। दूसरा, सोसाइटी में क्या होता है? व्यक्ति होता है सोसाइटी में, या समूह होते हैं, ग्रुप। और तीसरा हम देख सकते हैं सोसाइटी में क्या होता है? एक सामाजिक वातावरण होता है, सोशल एनवायरनमेंट। इसी को हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप, इसी को हम बोल सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट। आइए अब समझ लेते हैं कि ये नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि मानक क्या होते हैं। मानक का अर्थ होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। नॉर्म सेट होते हैं हर जगह के कि भाई जो है अपना डूज एंड डोंट्स हम कह सकते हैं, हर सोसाइटी के अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे कि हम देखें कि एमएनसीज होती हैं, तो उसमें जो बॉस रहते हैं उनको अपना जो है नाम से ही बुलाते हैं। उनको अगर सर बोलो तो वो नाराज हो जाते हैं कि भाई सर नहीं बोलो, मुझे नाम से बुलाओ। और जैसे अपना डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें अगर किसी को नाम से बुला दो सीनियर्स को, तो वो उस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं, वो बोलेंगे कि सर बोलो मुझे। तो ये एक नॉर्म्स रहते हैं, और हर सोसाइटी के अपने अलग नॉर्म्स होते हैं। तो जो ये सोशल साइंस है, उनको जो है अपना नॉर्म्स का ख्याल रखना रहता है। और जबकि जो ये नेचुरल या परफेक्ट साइंस है, मैथ्स में तो कोई नॉर्म्स होते नहीं हैं, केमिस्ट्री में कोई नॉर्म्स होते नहीं हैं, फिजिक्स में कोई नॉर्म्स होते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है ये परफेक्ट साइंस होते हैं। जबकि यहाँ पे ये नॉर्म्स होते हैं, तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो साइंस की एक क्या विशेषता होती है कि सिमिलैरिटी हो। जैसे कि हम देखें कि अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में 2+2 है, वो हमेशा जो है 4 ही होगा, कभी 5, 6, 7 नहीं होगा मैथ्स के अंदर। और जबकि सोशल साइंस में हम देखें कि अगर 2 लोग हैं, वो अगर उनके अच्छे से अगर उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन हो गया, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 1+1 जो है वो 11 भी बना सकते हैं। और अगर उनके बीच में टकराव हो गया, तो वो जो है अपना 1+1 11 की बजाय 0 भी बन सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। जो मैनेजमेंट के विज्ञान बनने में दूसरी बाधा है, वो है अपना व्यक्ति या समूह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब व्यक्ति और समूह का क्या होता है? एक व्यवहार होता है। व्यवहार यानी कि बिहेवियर। अब चूंकि व्यक्ति और समूह का एक व्यवहार होता है, तो व्यवहार में आप जानते हैं कि अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। व्यवहार जो है हमेशा अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। व्यक्ति या समूह किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा, इसका कभी भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति या समूह सिमिलर परिस्थितियों में भी हो सकता है अलग तरीके से रिएक्ट करें, अलग तरीके से व्यवहार करें। और परिस्थितियां जब भिन्न होती हैं, तो व्यवहार तो अलग होता ही है। जैसे सपोज आप कहीं पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, अब किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, तो कभी आप दे देते हैं, कभी जो है नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं। तो ये व्यवहार में अंतर का कई बार आप कारण खोजेंगे तो कोई कारण आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो है व्यवहार में अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है कि किस तरह से पर्सन कब क्या रिएक्ट करेंगे,
उसको खुद को भी नहीं मालूम होता है। इसी तरह से समूह के साथ भी है। जबकि हम नेचुरल साइंसेस को देखें तो वहाँ पर मानवीय व्यवहार या समूह के व्यवहार की कोई जो है अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे कि अपना हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स मिल जाते हैं और एक ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये मिलके जो है H2O यानी कि पानी बन जाता है, जल बन जाता है। अब इसमें ये तो हो नहीं सकता कि अपना हाइड्रोजन बोले कि नहीं भाई आज मेरा जो है मूड नहीं है कि भाई ऑक्सीजन के साथ मिलके मैं जल बनाऊं या वाटर बनाऊं, है ना। तो इसमें अपना व्यवहार का कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन को आप चाहे अपना किसी भी टाइम पर उठा करके ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, 2 इसके अपना जो रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा, तो मिल करके हमेशा H2O ही बनेगा, जल ही बनेगा। तो इसमें अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है वो नहीं है नेचुरल साइंस में। जबकि अपना सोशल साइंस में जो है अनसर्टेनिटी का एलिमेंट काफ़ी रहता है, क्योंकि मानव का जो है व्यवहार इन्वॉल्व रहता है इसमें। जो मैनेजमेंट के साइंस बनने में तीसरी बड़ी बाधा, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है और एक अपना समाज में कार्य करता है, तो जो समाज का जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, वो इसको प्रभावित करता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई सामाजिक वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है। अब जैसे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण आपने सुना होगा, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण कब किया जाए, विकेंद्रीकरण कब किया जाए। केंद्रीकरण में होता क्या है कि अपना जो है निर्णय करने की जो शक्तियां हैं वो जो है अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर रहती हैं। ये हो गया केंद्रीकरण कि भाई जो भी निर्णय लेने हैं वो उच्च स्तर पे लेने हैं, नीचे वाले स्तर पे जो भी लोग हैं उनको निर्णय लेने की अपना स्वायत्तता या स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी नहीं दी हुई रहती है। और वहीं पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो है अपना निर्णय लेने की जो पावर्स हैं वो कुछ कुछ अपना निचले स्तरों पे, सभी स्तरों पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई रहती हैं। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब कब जो है केंद्रीकरण किया जाए, कब विकेंद्रीकरण किया जाए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। ये डिसाइड होता है उसके एनवायरनमेंट पे, किस एनवायरनमेंट में वो कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इस संस्था का ये एनवायरनमेंट है, ये संस्था का जो है ये वातावरण अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। तो जैसे अगर विकसित देश है, सपोज अपना यूएसए की बात करें, तो यूएसए में जो है अपना निचले स्तर के भी जो अपना सारे कर्मचारी या कार्मिक होंगे वो सारे जो हैं सक्षम होंगे, पढ़े लिखे होंगे, है ना, और जो है अपना ठीक से व्यवहार करते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य समझते होंगे, है ना, और ये अपना मानते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है अपना डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इजीली किया जा सकता है और इफेक्टिव भी रहेगा। वहीं हम अगर किसी जो है अपना पिछड़े देश की बात करें या कोई अपना ऐसी कंट्री की बात करें जहाँ पर अपना उपद्रव काफ़ी है, कुछ कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका की देखें, सूडान हो गया, या अपना दूसरी भी वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, जैसे कि सीरिया वगैरह देख सकते हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर जो है नीचे स्तर पे अगर निर्णय लेने के ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर लोग इतने एजुकेटेड भी शायद ना हो और जो है अपना हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने लग जाए। तो यहाँ पर तो वही स्थिति हो जाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जो है यहाँ पर ज़रूरी है कि जो है केंद्रीकरण रखा जाए और जो निर्णय लेने के अधिकार हैं वो जो है उच्च स्तरों पर जाए। जबकि हम जो देखें कि अगर नेचुरल साइंसेज जो हैं या जो परफेक्ट साइंसेज हैं उनमें जो है अपना सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट का जो है कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम उदाहरण से भी देख सकते हैं, अभी जैसे हमने उदाहरण समझा यही अपना जो है H2 और O मिल करके जो है पानी बना देता है, H2O बना देता है। अब चाहे आप इसको जो है कहीं पर भी जाके मिलाओ, इंडिया में मिलाओ आप, तो भी जो है अपना 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन मिलके पानी ही बनेगा। अब उसको आप चाहे यूएसए में जाके मिला लो या जाके सूडान में मिला लो, कहीं पर भी जाके आप मिलाओगे तो वो पानी ही बनेगा। तो उसमें जो एक तरह से देखें कि सोशल एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता है परफेक्ट साइंसेज में। जबकि जो हमारे सोशल साइंसेज होते हैं और अपना जैसे मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो है इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है और यही उसके जो है परफेक्ट साइंस बनने के मार्ग में। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक गतिविधि या एक्टिविटी के रूप में जो है प्रबंधन एक कला या आर्ट है। कला या आर्ट का मतलब जैसे कि अपना सिंगिंग होता है ना, गायन है, या पेंटिंग हो गया, चित्रकारी वगैरह, वो सारी जो है कला के अंदर आ जाते हैं। और जबकि एक विषय के रूप में जो है प्रबंधन वो एक विज्ञान है या साइंस है। हालांकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है लेकिन साइंस बनने की दिशा की ओर अग्रसर है और भविष्य में एक परफेक्ट साइंस बन जाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। और जो ये प्रबंधन की कला या आर्ट है इसको परफॉर्म करने में ये जो प्रबंधन का विज्ञान या साइंस है वो एक बेस प्रदान करता है जिससे कि इसको बेहतर रूप से
परफॉर्म किया जा सके। देखिए कि एक्टिविटी के रूप में जो प्रबंधन है उसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसे हम देखें कि जो प्रबंधन की गतिविधि है वो प्राचीन काल में भी होती थी। जैसे कि हम अपने प्राचीन मंदिरों के उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद भी इस तरह से मंदिर बनाना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसी तरह से हम मिस्र के पिरामिड्स देखें, जो मिस्र में पिरामिड्स बने थे तो वो भी इतने अच्छे से बनाए गए थे उस समय में। तो ज़रूर किसी न किसी ने अपना जो है मैनेजमेंट किया होगा, प्रबंधन किया होगा, किसी ने प्लानिंग की होगी कि भाई ये जो अपना योजना बनाई होगी इसको लेकर के कि भाई पिरामिड बनाने हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज किया होगा, इनको अपना जो है नेतृत्व प्रदान किया होगा, लीडरशिप की होगी, है ना, उनके कार्यों को कंट्रोल किया होगा। तो ये जो है अपना एक्टिविटी के रूप में जो प्रबंधन का इतिहास है ये बहुत ही पुराना है और प्राचीन काल में भी होता था। जबकि एक विषय के रूप में अगर देखें तो प्रबंधन जो है एक नया विषय है। एक विषय के रूप में जो इसका विकास हुआ है वो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये जो है अपना मुख्यतः 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1900 के बाद से जो है मुख्यतः इसको एक विषय के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न जो विचारक या थिंकर्स हैं उनके द्वारा प्रयास किए गए। अब किसी भी विषय को जो है विकसित किस तरह से किया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें सिद्धांतों के निर्माण किए जाते हैं जिससे कि एक विषय को एक आधार प्रदान होता है। जैसे कि हम देखें कि अगर जो फिजिक्स है ना, भौतिकी विज्ञान, तो उसमें न्यूटन के नियम है, न्यूटन के सिद्धांत हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें मैथ्स है तो उसमें अपना पाइथागोरस थ्योरम होती है। उसी तरीके से जो है मैनेजमेंट में भी जो है कुछ अपना थ्योरिस्ट ने सिद्धांतों का विकास किया जिससे कि इस विषय को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास किस तरह से हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो अब जैसे एवोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। आपने जो है सुना होगा कि डार्विन की जो है एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी ना, विकास का सिद्धांत। तो ये जो विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया उसमें उसने क्या कहा कि भाई कोई भी जो अपना स्पीशीज है वो वातावरण या पर्यावरण में जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अनुरूप खुद को जो है अपना ढालते हुए, अडाप्ट करते हुए खुद को विकसित करता है। जैसे कि मनुष्यों के लिए भी कहते हैं कि पहले वो वानर थे, बाद में फिर वो धीरे धीरे जो है अपना पहले 4 पैर पर चलते थे, धीरे धीरे उनकी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और वो जो अपना स्ट्रेट चलने लगे। उनकी उंगलियां भी जो थी पहले इतने फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करती थी, बाद में वो धीरे धीरे जो है अधिक फ्लेक्सिबल होने लगी। तो ये जो है अपना धीरे धीरे जो विकास करता गया मानव भी। और जैसे कि कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और जो भी परिवर्तन नहीं करती व्यवस्था वो टूट जाती है। जैसे कि हम डायनासोर्स के केसेस में देख लें कि भाई डायनासोर ने जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाया, तो आज जो है वो प्रजाति ही विलुप्त हो चुकी है। तो इसी तरह से जैसे जैसे वातावरण या पर्यावरण एनवायरनमेंट में चेंज आया उसी तरह से मैनेजमेंट ने भी अपने आप को ढाला समय के साथ, और इसमें जो है अपना जो इवोल्यूशन हुए प्रिंसिपल्स के, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसके हिसाब से नई नई थ्योरीज डेवलप होती गई और प्रबंधन के विषय का विकास होता गया। और ये विकास जो है आज भी जारी है और भविष्य में जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उस तरह से जो है ये और भी विकसित होता जाएगा। बदलते परिवेश के हिसाब से अगर इसने प्रबंधन ने अपने आप को अडाप्ट नहीं किया, ढाला नहीं, तो ये मैनेजमेंट फेलियर के रूप में सामने आएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रबंधन में सिद्धांतों का किस तरह से विकास हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्योरीज लिखा हुआ है या अप्रोचेस लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, अप्रोच क्या होती है, उपागम जिसको बोलते हैं वो क्या चीज़ होती है। जो उपागम या अप्रोच होता है वो किसी भी चीज़ को देखने का जो है नज़रिया होता है, किस तरह से कोई भी पर्सन किसी चीज़ को देखता है। जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है ना, ट्री है कोई, तो इसी पेड़ को देखने के लिए अलग अलग पर्सन की जो है अलग अलग अप्रोच होगी कि किस तरह से वो इसको देखेगा। जैसे अगर कोई लकड़हारा है जो ना लकड़ियाँ काटता है तो वो उसको देखेगा कि भाई इसकी लकड़ी कितनी मजबूत है ना, या इसको से क्या फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। कोई राहगीर अगर है तो वो इस तरह से देखेगा कि भाई इसकी पेड़ की छाया कितनी घनी है ना, जो मैं कुछ समय वो बिता सके इसके नीचे। कोई व्यापारी है तो वो इस तरह से देखेगा कि भाई इसमें जो अपने फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं वो अपने किस गुणवत्ता के हैं या उनको कितने मूल्य पे बेचा जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा इसको देखेगा तो सोचेगा कि भाई ये जो है पेड़ के पीछे क्या लुका छुपी का खेल खेला जा सकता है क्या। वहीं कोई अगर एक बॉटनी का प्रोफेसर है तो वो इस तरह से देखेगा कि भाई इसकी क्या प्रजाति है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को देखने के जो है अलग अलग नज़रिया या अप्रोचेज होती हैं।
इसी तरह से हम प्रबंधन में भी देखते हैं कि जो अलग अलग थियोरिस्ट या विद्वान रहे, उन्होंने प्रबंधन को अलग अलग नज़रिए से देखा और उसी को जो है अप्रोच कहते हैं कि भाई उसने किस तरीके से प्रबंधन को देखा। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समय के साथ विकास करता है, उसी तरह से जो है प्रबंधन ने भी अपने विषय का विकास किया। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कोई भी एक पर्सन है, एक घर की व्यवस्था करता है अपने लिए, खाने पीने की व्यवस्था करता है, फिर जब ये घर की व्यवस्था जीवन के लिए उपयोगी और भी साधन आ जाएं तो वो अपना जो है एक अपना टीवी ले लेता है या फ्रिज ले लेता है या मोटरसाइकिल कार वगैरह ले लेता है। उसी तरह से हम प्रबंधन में भी देखेंगे, शुरुआती दौर में ना तो कार्य करने के कोई वैज्ञानिक तौर तरीके थे, नहीं कार्य का कोई विभाजन था, एक ही पर्सन कई तरह के कार्य करता था। जो प्राधिकार या अथॉरिटी है उसका दुरुपयोग किया जाता था। जबकि 1880 के बाद जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति जो थी वो अपने चरम पे थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, तो जो है बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है अस्तित्व में आए और इन संगठनों के उचित तरीके से प्रबंधन के लिए प्रबंधन के तौर तरीकों को व्यवस्थित करना बहुत ही जरूरी हो गया था। प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान दिया शुरुआती दौर में, वो टेलर की एक पुस्तक आई थी, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर नाम था इनका। उनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के नियम या सिद्धांत। टेलर ने इंडस्ट्रीज में देखा कि जो भी अपना श्रमिक होते हैं वो हर बार जो है काम करने के लिए अलग अलग तौर तरीकों का उपयोग करते थे। मतलब कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कोई मानकीकरण कार्य का नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में। तो टेलर ने इस बात की वकालत की कि साइंस है उसका प्रयोग जो है मैनेजमेंट में किया जाए और ऐसे तरीके खोजे जाएं जिससे कि प्रबंधन का कार्य और अधिक व्यवस्थित रूप से किया जा सके। तो टेलर का जो मुख्य फोकस था वो था वन बेस्ट वे खोजने के लिए, है ना, एक सर्वोत्तम तरीका, यानी कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी वर्क या कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका खोजा जाए। टेलर ने जो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया वो शॉप फ्लोर लेवल पे किया। इसको जो किसी भी संगठन में जो सबसे निचला स्तर होता है जहां पर कि एक्चुअल प्रोडक्शन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, उसे शॉप फ्लोर लेवल बोला जाता है। शॉप फ्लोर लेवल जैसा वर्कशॉप आपने सुना होगा ना, वर्कशॉप होती है, उसी तरीके से इस एरिया को शॉप फ्लोर लेवल बोलते हैं। तो टेलर के जो सिद्धांत थे या उस टेलर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका मुख्य जो फोकस था वो इस शॉप फ्लोर लेवल पे था कि जो है किस तरह से अपना जो है साइंटिफिक तौर तरीकों को इस्तेमाल करके कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका खोजा जाए जिससे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। टेलर को हम जो है ना क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह से दो और थ्योरीज जो हैं जिसको क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर रखा जाता है, वो एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट और दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट है इसके जो मुख्य पायनियर हम कह सकते हैं वो थे फेयोल, हेनरी फेयोल। फेयोल ने देखा कि जो संगठन है उसमें कार्यों का विशेषीकरण नहीं है, है ना, एक ही पर्सन है वो कई तरह के कार्य करता है ना। वही पर्सन जो है अपना प्रोडक्शन का भी कार्य कर रहा है, वही जो मार्केटिंग का भी कार्य कर रहा है, वही ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मैनेजमेंट का भी काम कर रहा है। तो जो फेयोल है उन्होंने कार्यों के विभाजन या कि जिसको कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, उसकी वकालत की। जैसा कि हमने देखा कि टेलर ने सिर्फ जो है शॉप फ्लोर लेवल पे अपना फोकस रखा, जबकि फेयोल ने जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर अपना फोकस किया। ये कुछ प्रिंसिपल्स लेके आए जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसी तरह से एक तीसरी थ्योरी और है जिसको हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं, वो है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इसके जो मुख्य प्रणेता थे वो वेबर थे, मैक्स वेबर। जो ये वेबर है इन्होंने देखा कि भाई संगठन में अधिकारों, अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने अपना नियम कानून पर आधारित एक व्यवस्था की वकालत की।
तो चलिए एक बार आज के सेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी भी है और एक डिसिप्लिन भी है। इसी के साथ मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। हालांकि ये एक परफेक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि इसके सिद्धांतों में यूनिवर्सल वैलिडिटी या सार्वभौमिक अनुप्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि इन्हें सभी स्थान और समय पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हमने प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास को समझा और शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरीज को समझा, जिसमें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, फेयोल का प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत और वेबर का नौकरशाही सिद्धांत समझा। नेक्स्ट सेशन में जो हम प्रबंधन के सिद्धांतों को ही कंटिन्यू करेंगे। यदि आप प्रबंधन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जो है सीक्वेंस या क्रम में ही देखें और पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको लेकर के क्या रणनीति हो, इसको लेकर के मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन ज़रूर आप कर दें। तो मैं कुछ ऐसे सजेशंस पे एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी सफलता की जो प्रायिकता है या कि प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सके। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ में कुछ और कंटेंट भी इंक्लूड किया जाए तो उनको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।